नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ। भारतीय संविधान का आज ये सेकंड पार्ट है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो वो पहले फर्स्ट पार्ट को देखे, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखे। तो आइए बताता हूँ आपको मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पहले पॉलिटी और पॉलिटिक्स में अंतर बताया था। पॉलिटी में मैंने आपको बताया संविधान क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि संविधान कितने प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित दो प्रकार का होता है। फिर मैंने इसमें आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे, यानी कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान बना कैसे, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बताता हूँ जिसका भारतीय संविधान पर बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि पहले भारत पर मुगलों का शासन था। उस टाइम पर कुछ कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रेंच कंपनी हो गई और डच कंपनीज हो गई। ये सारी कंपनी भारत पर आई थी। सबसे पहले भारत में पुर्तगालीस आए थे, उसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर आगे चल के शासन किया। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, पर ये ओनली यहाँ पे व्यापार करने आई थी। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारत पर ये शासन कर सकें, क्योंकि उस टाइम मुग़ल यहाँ पे शासन कर रहे थे। धीरे धीरे मुग़लों की सत्ता कमज़ोर होती गई और आगे जाके 1717 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब की मृत्यु होते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा कि भारत पर कोई अब प्रतापी राजा नहीं है, तो उन्होंने भारत पर शासन करने की मंशा बनाई। इसी क्रम में आगे चल के इन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी, जिसमें वो बक्सर की लड़ाई जीत गए। तभी से उन्होंने 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अपने हाथों में ले ली। यानी कि बंगाल बिहार उड़ीसा में जो भी राजस्व इकट्ठा होगा, यानी कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा, उन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी। अब वो धीरे धीरे यहाँ पे शासन करने की सोचने लगी। यही चीज़ ब्रिटेन वालों ने एब्जॉर्ब की कि ये तो व्यापार करने गए थे, अब ये यहाँ पर जनता का शोषण कर रहे हैं। तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ चार्टर या कुछ अधिनियम पारित करने शुरू करें, ताकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सकें, यानी कि नियंत्रित कर सकें। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट भारत आता है। मैंने आपको बता दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत ये क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो शासन कर रही थी उसे नियंत्रित कर सके। इसी क्रम में आगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आता है। इसी तरह हर 20 साल पे कोई ना कोई एक्ट भारत ये भेजते थे। अब क्या हुआ, भारत भेजते थे एक्ट, ये धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा शोषण करना स्टार्ट कर देती है। आगे जाके 1858 में सिपाही विद्रोह होता है, जिसमें यह डिक्लेयर हो जाता है कि अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी। यानी कि भारत पर अब क्राउन, यानी कि राजाओं, जो कि ब्रिटिश राजा थे, उनका शासन होगा। यानी कि ब्रिटिश अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्ते यहाँ से साफ हो गया था। तो ब्रिटिश राजा के हाथ में भारत की सत्ता चली गई थी, पर इन्होंने भी वही दमनकारी नीति जारी रखी। इसी क्रम में आगे चल के भारतीयों को ये लगा कि हमारा एक प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई ऐसा समूह होना चाहिए जो हमारी बात को ब्रिटिश के सामने रखे। आगे चल के 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, पर कांग्रेस कुछ ज़्यादा एक्शन ले नहीं पाती है। पर ब्रिटिश लोग जो भी यहाँ पे शासन कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे खाली भारत को एक कॉलोनी समझा और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धन निकालने की कोशिश की। यही सब देखते हुए यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम भारत पर ब्रिटिश जो शासन कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे और हम अपने संविधान बनाने के लिए, अपने संविधान का गठन करने के लिए ब्रिटिश के सामने आवाज़ उठाएंगे। तो प्रथम बार
1895 में स्वराज पार्टी की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा बनाने की मांग की। यानी कि ब्रिटेन वालों के सामने इन्होंने कहा कि हमारा एक संविधान होना चाहिए जिसके लिए एक संविधान सभा गठित की जाए, पर इन्होंने ये मौखिक मांग की। ब्रिटिश वालों ने इसे नहीं माना, यानी कि इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ से पैसा कमाते थे और अपने देश ले आते थे। तो आइए आपको बता देता हूँ आगे क्या होता है, समझाता हूँ आपको। यानी कि प्रथम बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पार्टी की तरफ से संविधान सभा बनाने की मांग की। आगे चल के 1922 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन वालों से कहा कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए जिसके लिए हम अपनी संविधान सभा बनाना चाहते हैं, पर उन्होंने सही मना कर दिया। जो मैं सन आपको लिखवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आप पहले लिखा था आप उसे नोट कर लीजिए। आगे चल के 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा बनाने की मांग की, पर उन्होंने इसे भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे हम पे कोई इंटरेस्ट था नहीं। वो चाहते थे हम यहाँ व्यापार करें खाली और पैसा लेके जाएं। आगे चल के 1934 में M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पहली बार लिखित मांग की। यानी कि इन्होंने पेपर में लिख के दिया कि हमारी इतनी सीट होनी चाहिए, हम इलेक्शन कराएंगे और अपनी संविधान सभा बनाएंगे। इन्होंने पहली बार लिखित मांग की, ये क्वेश्चन आता है। आगे चल के 1935 में पहली बार कांग्रेस ने ब्रिटेन के सामने संविधान सभा बनाने की मांग कही। यानी कि कांग्रेस ने भी 1935 में संविधान सभा बनाने की मांग कही, पर उन्होंने किसी बात को नहीं माना, यानी कि सारी बातें हमारी नहीं मानी उन्होंने। तो आइए आगे बताता हूँ आपको। उन्नीस सौ 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जी ने कांग्रेस की तरफ से 1938 में संविधान सभा बनाने की मांग कही। इन्होंने कहा कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा बनाई जाए। यानी कि जो भी वयस्क लोग उस टाइम पे होंगे वो लोग अपने एरिया से, यानी कि अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनेंगे और उसे संविधान सभा में भेजेंगे, वो हमारा संविधान बनाएगा। तो यानी इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार यानी कि वयस्क लोग, अब उस टाइम पे वयस्क लोग कौन थे बताता हूँ। एक संविधान संशोधन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ। उसमें जो पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि आज हम जो वोट डालते हैं 18 वर्ष की आयु में, वो पहले 21 वर्ष वोट डालते थे लोग, और उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। यानी कि पहले जो भी 21 वर्ष के लोग थे वो मतदान करते और अपने एरिया से कोई एक प्रतिनिधित्व संविधान सभा में भेजते, पर इसे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं माना। अब क्या होता है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। अब पोलैंड का साथ देने के लिए ब्रिटेन वाले उनके साथ जाते हैं। तो ब्रिटेन वालों को सेना की जरूरत पड़ती है। अब ये सेना चाहिए थी भारत से, पर ये अब इस टाइम ये गेम खेलते हैं, ये सोचते हैं कि ये भारत वाले
काफ़ी टाइम से अपनी संविधान सभा बनाने की मांग कर रहे हैं। क्यों ना हम इन बातों को स्वीकार कर लें और यहाँ से सेना ले जाएं, क्योंकि भारत वाले इन्हें सेना देने वाले थे नहीं ऐसे। अब क्या होता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आता है, जिसमें ये मान लिया जाता है कि आपका भी एक संविधान होना चाहिए, इसलिए हम आपको संविधान सभा बनाने की इजाज़त देते हैं। जब ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया, सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, पर इसमें कुछ खामियां थी। इन्होंने ये कहा था कि आप जो संविधान बनाएंगे, आप संविधान बना लो, आप जो संविधान बनाएंगे उस पर लास्ट निर्णय हम लेंगे, यानी कि लास्ट डिसीजन हमारा होगा कि ये जो आपने कानून बनाया है ये सही है या गलत है। यानी कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं। डोमिनियन स्टेटस यही चीज़ देखकर भारत वालों ने मना कर दिया, क्योंकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही बोल दिया था कि बिना किसी भाई हस्तक्षेप के हम अपना संविधान बनाएंगे। यानी कि ये पहले ही समझ गए थे। अगर ऐसे तो हमारे पास 1885 में कांग्रेस भी थी, क्या ये अपना काम कर रही थी? उस टाइम पे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सारे पावर इनके पास थी। अगर ये लास्ट में निर्णय लेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या संविधान बनाने का? तो इसे हमने अस्वीकार कर दिया। उसी टाइम पर विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत आंदोलन शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जर्मनी वाले बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। उन्होंने 2 दिन में ही फ्रांस को हरा देते हैं। वो 2 दिन में ही फ्रांस को हरा देते हैं, और दो दिन में ही मतलब जो फ्रांस के राजा थे उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। अब क्या होता है, ब्रिटेन वालों को सेना की बहुत ज़रूरत पड़ने लगती है। इसी को देखते हुए 1942 में वो क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं। वो क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं, पर इन्होंने इसमें 2 गलतियाँ की थी। पहली गलती वही डोमिनियन स्टेटस, दूसरी इन्होंने ये सोचा कि अगर हम कांग्रेस वालों की सीटें संविधान सभा में कुछ आरक्षित कर देंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे और वो हमें सेना भेज देंगे। यानी कि हम अगर कांग्रेस वालों को अपने फेवर में ले लेते हैं तो हम वहाँ से सेना ले जाने में सक्षम होंगे। अब उसी टाइम मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग को ये लगा कि अगर कांग्रेस वालों की सीटें इसमें आरक्षित हो जाती हैं तो जो संविधान बनेगा वो कांग्रेस के लिए बनेगा, यानी कि हिंदुओं के लिए बनेगा। उनका ये मानना था कि कांग्रेस में अधिकतर लोग हिंदू हैं, तो ये संविधान हिंदू के फेवर में बनेगा, ना कि मुस्लिम्स के। तो इन्होंने इसका बहिष्कार किया, यानी कि इसे मना कर दिया। इसमें 2 कमियाँ क्या थी, एक ये थी कि सीटें आरक्षित कर दी थी कांग्रेस के लिए। यहाँ अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सीट आरक्षित, इसे ही मना कर दिया। इन्होंने ये कहा था कि अब पर ये सेना ले आने में इसमें सक्षम हुए। इन्होंने ये कहा कि अगर हम ये वाला युद्ध जीत जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं, तो अब जो मिशन आएगा वो आपके फेवर में आएगा। यानी कि ये युद्ध जीतने के बाद अब जो हम आप मिशन भेजेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। आप हमें कैसे भी करके सेना भेज दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तो यानी कि ये लोग इंडियन जो लीडर थे, नेता थे, उन्हें कन्फेस करने में स्वीकार हुए। उसी टाइम एक महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जो बात कह रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं। इन्होंने कहा था कि ये वो चेक है जिसका ये वो चेक है जिसका बैंक आगे जाके नष्ट हो जाएगा। ये बात गांधी जी ने कहा था, पर यहाँ से ये सेना ले जाने में सक्षम हुए। आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया गेट है, वो यहाँ से जो सेना गई थी, लगभग हमारे 80,000 सैनिक उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे। उसी की शहादत को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट, आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर है, वो बनवाया था। उस पर जो भी ईंट लगे हुए हैं उन पर हमारे जो वीर सैनिक थे उनके नाम लिखे हुए हैं, वो उन्हीं की शहादत में बनवाया गया था। अब क्या होता है, ये युद्ध जीत जाते हैं, यानी कि ब्रिटेन युद्ध जीत जाते हैं। अब क्या, उसके बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। वो भारत में
एक मिशन भेजते हैं जीतने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद और भारत में और ब्रिटेन में सरकार बनने के बाद, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अगर आपको पता हो कि जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, इसी के आधार पर हमारा संविधान बना था। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का आधार क्या है, तो भारतीय संविधान का आधार कैबिनेट मिशन है। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे और इस कैबिनेट मिशन में कुछ सीटें आवंटित की गई थी और इसी में ही कुछ पैसा आया था। यानी कि यही संविधान सभा बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये कैबिनेट मिशन मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। अगर मैं सारा कुछ आपको आज ही पढ़ा देता हूँ तो आपके माइंड में खिचड़ी पक जाएगी, आपको समझ में कम आएगा। तो आइए, मैंने आपको जो बात बताया उससे मैं आपको जल्दी जल्दी रिकॉल कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद वो यहाँ पर शासन करना शुरू कर देती है। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतती है वो। उसके बाद उनके हौसले बढ़ जाते हैं, उनकी दमनकारी नीति स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटेन वालों को ये लगने लगा कि अगर ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस का अगर शोषण करती रहेगी तो हमारा वहाँ पर टिकना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम आगे जाके भारत को एक कॉलोनी बनाएंगे। वैसा ही उन्होंने किया था। उसी को देखते उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा 1773 में। इसी तरह ईस्ट इंडिया एक्ट भारत भेजा। आगे देखते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दमन ज़्यादा ही बढ़ता गया, दमनकारी नीति ज़्यादा ही बढ़ती गई। 1858 में सिपाही विद्रोह होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं कांग्रेस वाले। फिर पहली बार 1895 में स्वराज पार्टी की तरफ से बाल गंगाधर तिलक संविधान सभा बनाने की मांग करते हैं, पर उन्हें मना कर देते हैं। आगे चलकर महात्मा गांधी भी 1922 में संविधान सभा बनाने की मांग करते हैं, पर उन्हें भी मना कर दिया जाता है। इसी क्रम में आगे चलकर 1924 में मोतीलाल नेहरू जी भी संविधान सभा बनाने की ब्रिटेन वालों के समक्ष मांग करते हैं, इसे भी मना कर दिया जाता है। 1934 में पहली बार M.N. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संविधान सभा बनाने की लिखित मांग करते हैं, पर इसे भी मना कर दिया जाता है। आगे चल के कांग्रेस भी पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने की मांग करती है, इसे भी मना कर दिया जाता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी भी वैश्य मत अधिकार के आधार पर बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान सभा बनाने की मांग करते हैं, इसे भी मना कर दिया जाता है। पर जब उनकी अटकती है, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ता है 1939 में, तब उन्हें सेना की जरूरत पड़ती है। तब वो पहली बार 1940 में अगस्त तक भारत भेजते हैं और उसके बाद वो संविधान सभा बनाने की मांग को, हमारी बात को स्वीकार लेते हैं। पर उन्होंने इसमें कहा था कि हम आपको डोमिनेट स्टेटस देते हैं, यानी कि लास्ट निर्णय हम लेंगे, संविधान आप बनाओ। हमने इसे मना कर दिया और व्यक्तिगत आंदोलन स्टार्ट कर दिया विनोबा भावे जी ने। आगे चल के वो 1942 में क्रिस मिशन भारत भेजते हैं। इसमें 2 कमियाँ थी, कांग्रेस के लिए सीट आरक्षित और डोमिनेट स्टेटस। और इसी में ही मुस्लिम लीग अपने अलग पाकिस्तान की मांग कर देती है, क्योंकि वो सोचती है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस के लिए कुछ सीट आरक्षित हो जाएंगी तो जो संविधान बनेगा वो कांग्रेस के लिए बनेगा, यानी कि हिंदुओं के लिए बनेगा। इसी क्रम में पर यहाँ से सैनिक लेने में सक्षम होते हैं। आगे चल के ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, इलेक्शन वो जीतने के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और जीतने के बाद वो भारत में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं, जिसमें 3 सदस्य होते हैं और कुछ पैसा आता है, कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, कुछ सीटों पर इलेक्शन होना था, वो मैं आपको कल बताऊँगा। यानी कि हमारा संविधान बनने का जो आधार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कैबिनेट मिशन से। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मिलते हैं कल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।